हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सी सीरीज लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। इसमें हमने हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में है ये सभी टॉपिक्स को हमने इसमें इंक्लूड किया है, चाहे वो आपका संधि से हो, संज्ञा से हो, सर्वनाम से हो, क्रिया से हो, समास, मुहावरे या लोकोक्ति एक्सेट्रा। तो सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें इंक्लूड करके इसमें सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और जहाँ तक कोशिश की जाएगी कि उन टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में भी क्लियर करते रहे ताकि हमारा रिवीजन बना रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इन क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, स्वर किसका भेद है? अगर हम बात करते हैं स्वर की तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं समास, वर्ण, संधि और लिंग। तो स्वर किससे रिलेट करता है? यहाँ पर स्वर करता है संधि से रिलेट। कैसे? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है हमारी स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 7, 8, 9 या 10, तो कारक के भेदों की संख्या कितनी है? अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियोस हमने डाली हुई है जो कि कारक से रिलेटेड है और उसमें सभी टॉपिक्स को, कारक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो इसमें हमने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। अगर आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कारक की वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण जो कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या दंत्य। तो जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं दंत्य। ये हो जाएंगे हमारे दंत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? इसमें हमें ये बताना है कि विशेषण किस में अशुद्ध है। दूसरा, ये क्रमवाचक है। वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है। यहाँ पर इनके बीच में हम डैश कर लेते हैं। दूसरा, ये तो क्रमवाचक में आएगा। नेक्स्ट, वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है। 7, ये पूर्णांक बोधक में है और 2.5 ये अपूर्णांक बोधक में है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो पूछा है हमसे कि किस विकल्प में विशेषण का जो निर्देश है वो अशुद्ध है, मतलब विशेषण गलत है। तो दूसरा, यहाँ क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम को दर्शाता है तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। अब 7 की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्णांक, पूर्ण एक अंक की जहाँ पर हमें पुष्टि होती है वहाँ पर पूर्णांक बोधक हो जाएगा। 2.5, सवा, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो अपूर्णांक बोधक में आते हैं। वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, वह नौकर, इसमें कोई भी पूर्णांक नहीं है, कोई भी विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें पूछा है कि आप भला तो जग भला, इसमें सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि स्वयं के बारे में जहाँ पर बात होती है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ पर हमें किसी चीज़ के बारे में निश्चिंत नहीं होता है, हम श्योर नहीं होते हैं कि ये चीज़ कितनी है, कितनी नहीं है। प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न की पुष्टि होती है, जिस वाक्य से प्रश्न की पुष्टि होती है, जैसे वहाँ पर कौन खड़ा है। संबंधवाचक, जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट होने पर है, जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा या
जो जाएगा वो पाएगा। तो इस तरह के दो सेंटेंसेस में जब रिलेशन क्रिएट होती है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो अपेक्षा के लिए जो शब्द हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा अपेक्षित। अपेक्षा, अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल, इसमें विशेषण बताना है हमें। ऑप्शंस है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 गज मलमल, 4 गज मलमल से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी चीज की हमें माप या उसकी जहां पर तोल का पता चलता है वहां पर परिमाणवाचक। 4 गज है लेकिन यहाँ पर नंबर ना होकर संख्यावाची, भले ही 4 गज दिखाया हुआ है लेकिन ये संख्यावाची ना होकर ये माप या तोल है, माप दिखाई हुई है। जहां पर माप होती है वहां पर हमारा परिमाण बोधक होता है, परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि हमें यहाँ पर माप बताई हुई है। अगर कहीं पर नंबर्स हमें दिखाई दिए हुए होते हैं तो वहाँ पर संख्यावाची होता है। किसी के गुण के बारे में अगर पता चलता है, जैसे वह गोरा है, काला है, मोटा है, तो ये गुणवाचक विशेषण होता है जहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह किताब उसकी है या इस तरह के वर्ड जो होते हैं वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से हमें बताना है कि ये कौन से वर्ग में हम इसे रखें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो बुद्धिहीन, वह व्यक्ति बुद्धिहीन है, उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। और जहां पर किसी शब्द की विशेषता को बताया जाता है वहां पर क्या होता है, विशेषण होता है। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है तो व्यक्ति की विशेषता बुद्धिमान हुआ, लेकिन जो व्यक्ति शब्द होगा जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है ये क्या होगा, ये हो गया विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता को बताया जाता है वो विशेष्य और जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी शब्द है हमारा, इसमें हमें बताना है कि कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो संख्यावाचक, संख्यावाचक से तो हमें पता चलता है कि इसमें तो संख्या का बोध होता, लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई भी संख्या का बोध नहीं हो रहा है। सार्वनामिक, सार्वनामिक में यह, उसे, हम, तुम, मैं, ये शब्द होते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक से हमें गुण का, किसी के क्वालिटीज का पता चलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पापी, पापी शब्द एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। और अगर हम बात करते हैं परिमाणवाचक की, ये अभी हम बात करके गए हैं, तो परिमाणवाचक इसमें क्या होता है, इसमें हमें मोल या भाव का पता चलता है। माप या तोल जो भी हमें दर्शाता है वहां पर परिमाणवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम बात करते हैं संज्ञा की, तो ये सब संज्ञा के भेद हैं, जिसमें से कौन कौन से होते हैं, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, समूहवाचक होता है। तो यहाँ पर जातिवाचक के लिए अगर हम बोले तो जातिवाचक जिससे हमें किसी वस्तु या स्थान या किसी व्यक्ति की विशेष जाति का पता चलता है। भाववाचक जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का पता चलता है, यानी कि उसकी फीलिंग्स का पता चलता है। अब व्यक्तिवाचक जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वहाँ पर व्यक्तिवाचक होता है। अब बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, किसी स्टेज के बारे में पता चल रहा है, व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष की स्टेज के बारे में। तो स्टेज यहाँ पर जो चीज़ हम फील कर सकते हैं, केवल देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वहाँ पर भाववाचक आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा बुढ़ापा के साथ ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है?
मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इसमें हमें थोड़ा शब्द जो है, ये थोड़ा शब्द, इसके लिए हमें बताना है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है, जहाँ पर कोई शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है तो क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे? मोहन धीरे धीरे चलता है। चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। चलने की जो प्रक्रिया है, चलने की जो विशेषता है वो है उसका धीरे धीरे चलना। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो हो जाता है वो क्रिया विशेषण हो जाता है। आते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम यहाँ अपने फर्स्ट ऑप्शन को देखें, हम ऑप्शन के साथ ही आपका विशेषण, क्रिया विशेषण ऑप्शंस के साथ ही आपको क्लियर भी करते चल रहे हैं, ताकि आपको कहीं और कोई भी टॉपिक अगर आ जाए या हमसे कोई टॉपिक छूट जाए तो आपको उस वर्ड से ही पता चल जाए कि हमें यहाँ पर क्या आंसर लगाना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वर्ड का मीनिंग तो वही होगा, हाँ क्रिया विशेषण विशेषण इस संबंध में थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाता है। परिमाणवाचक की अगर हम बात करते हैं तो माप और तोल से संबंधित होता है, जहाँ पर माप और तोल क्रिया विशेषता की माप और तोल से संबंधित हमें कुछ पता चलता है तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक, जहाँ पर हमें समय, काल में समय का बोध होता है, वहाँ पर समय के लिए क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह सुबह से काम कर रहा है, अब कब से कर रहा है, काल हमें क्या है, सुबह से बता रहा है। स्थानवाचक, वह घर के पीछे बैठा है, कहाँ बैठा है, पीछे बैठा है, स्थान के लिए बताया जा रहा है। रीतिवाचक की अगर हम बात करें तो रीतिवाचक का क्या है, किसी काम को करने का जो तरीका होता है वो रीतिवाचक, जैसे वह धीरे धीरे काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो थोड़े शब्द के लिए यहाँ पर हम आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? ये अभी हम पढ़ के गए हैं। भाववाचक, जिससे हमें किसी फीलिंग्स का या भाव का पता चले। समूहवाचक, जहाँ पे हमें ग्रुप में रहने वाली चीज़ों का पता चले कि ये ग्रुप में है, हमें उससे ये नहीं पता है कि हम 2 बता सकते हैं, इसमें 3 बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं या 20 बता सकते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अगर पता चले तो व्यक्तिवाचक, अगर उस विशेष व्यक्ति की जाति के बारे में पता चलता है तो वहाँ जातिवाचक। लेकिन बाजार शब्द ऐसा है, बाजार ये किससे रिलेट करता है? बाजार शब्द जो कि हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है? हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब क्वालिटी का उससे हमें नहीं पता चलता है। तो ऑप्शन से हमारे गोल, नुकीला, अधिक या भीतरी। अब हम कहते हैं कि ये बोल हमारे पास गोल है, गुण उसका पता चल रहा है। नुकीला है, ये चीज़ बहुत नुकीली है, नुकीला भी उसका गुण होता है। भीतरी, अधिक किसके लिए आएगा? ये अधिक आएगा परिमाण के लिए, माप और तोल के लिए, थोड़ा, अधिक, भारी। तो ये शब्द परिमाणवाचक के लिए होंगे, ये गुणवाचक के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया के अर्थ को अगर कोई क्रिया स्पष्ट करती है तो वो कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया या सहायक क्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सहायक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का व्यवहार किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? अब हमें ये बताना है इसमें कि इसमें ये हमारे ऑप्शन है राम, निर्वाह, मित्रता और सुरेश, इसमें कौन सा ऐसा है जो कि भाववाचक संज्ञा के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट ऑप्शन है राम अगर हम देखते हैं तो राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ये तो हमारा नहीं होगा। निर्वाह करना ये क्रिया में आएगा, ये भी नहीं होगा। सुरेश भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, जबकि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मित्रता, ये आएगा हमारा भाववाचक के अंतर्गत। नेक्स्ट
निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? नि, निर, परि या अनु? तो निगूढ़ शब्द में जो उपसर्ग हुआ है, उपसर्ग कौन से होते हैं? जो हम किसी शब्द के पहले लगाते हैं और पहले लगने के बाद उस शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जबकि प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय लगते हैं शब्द के अंत में और उपसर्ग लगते हैं शब्द के प्रारंभ में। तो यानी कि इस शब्द के प्रारंभ में, यहाँ प्रारंभ में कौन सा ऐसा शब्द लगा है जिससे उपसर्ग कहा जाता है? यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है नि, निर, परि और अनु। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नि। नि उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मैं ये काम अपने आप ही कर लूंगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं? निश्चयवाचक सर्वनाम जब हमें निश्चिंत होता है किसी चीज के लिए तो हम वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए बताते हैं। निजवाचक जहाँ पे स्वयं के बारे में बात करी गई है, स्वयं के बारे में कहा गया है, सेल्फिश होकर कोई बात कही जाती है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस है इसमें बात की गई है अपने आप, जहाँ पर अपने आप, स्वयं, खुद इस तरह के वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में नहीं लगा है? निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में आ नहीं लगा है? यहाँ पर आ शब्द होगा, आ शब्द नहीं लगा है। यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है हमारे अकथ, अभेद, अचूक या अनुज। अगर उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। अब शब्द के प्रारंभ में क्या लगेगा और अलग जो से शब्द छूटता है उस शब्द का एक सार्थक शब्द भी होना चाहिए, सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। अखत अधन कथ ये हो सकता है, अभेद आधन भेद हो सकता है, अचूक आधन चूक हो सकता है, लेकिन अनुज अनुज नहीं होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और मिश्रित। अगर हम यहाँ देखें तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो यौगिक, जैसे पाठशाला, पाठ और शाला इन दो शब्दों से मिलकर शब्द बना है तो ये यौगिक में आता है। रूढ़ शब्द क्या होता है? जैसे जल, जिस शब्द का विच्छेद करने पर अलग अलग अर्थ या अलग अलग शब्द नहीं हमें प्राप्त होते हैं वहां पर रूढ़ होता है। योग रूढ़ क्या होते हैं? जिनसे किसी तीसरे अर्थ की उत्पत्ति होती है, जैसे दशानन या पंकज या जलज। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनसे अर्थात शब्द की यानी कि तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है, वहां पर योग रूढ़ हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा योग रूढ़, क्योंकि पंकज और जलज जो कि जल में उगने वाले हैं या जल में आने वाले हैं उसके लिए शब्द आता है योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भय, तुलना और अलगाव की दृष्टि किस कारक के द्वारा होती है? भय, तुलना और अलगाव। अलगाव की अगर हम बात करते हैं तो कर्म, सबसे पहले कर्म देखते हैं हम। कर्म कारक में होता है, कर्म में को कारक जो हमारा विभक्ति चिन्ह होता है ये होता है को। कर्ता, कर्ता ने यानी कि ने की पुष्टि जहाँ पे होती है। अपादान और संप्रदान, संप्रदान मतलब के लिए प्रयोग होता है। और अगर हम बात करते हैं अपादान की तो अपादान किसके लिए आता है? अलगाव के लिए या पृथकीकरण के लिए। तो भय, तुलना और अलगाव यानी कि जहाँ पर भय की बात कही हो, तुलना की बात कही गई हो और अलगाव दिखाई दे रहा है हमें सेंटेंस में, तो वहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को हमें चिह्नित करना है। यहाँ पर तद्भव से हमें तत्सम बने हुए शब्द युग्मों को बताना है कि स्टार्टिंग में कौन सा हमारा ऐसा वर्ड है जो स्टार्टिंग में तद्भव और फिर उसके बाद तत्सम शब्द है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, अग्नि, आग,
एकत्र, इकट्ठा, शीर, खीर। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, अग्नि, एकत्र और शीर ये हमारे तत्सम शब्द हैं। कैसे हैं? तत्सम। जबकि अग्नि का आग जो होगा वो तद्भव हो जाएगा, एकत्र का इकट्ठा हो जाएगा, ये तद्भव हमारा हो जाएगा, शीर का खीर हो जाएगा, ये हमारा तद्भव हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसमें पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये हमारा तद्भव वर्ड है, और जबकि ये वाला जो है हमारा, ये हमारा तत्सम हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा ये होगा फर्स्ट, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में बहुत शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इसमें जो हमें बहुत शब्द है, इस बहुत शब्द की हमें बताना है कि ये बहुत शब्द किस विशेषण की उत्पत्ति करता है। सबसे पहले ऑप्शन जैसे हमारे गुणवाचक, गुणवाचक से हमें पता है कि किसी के गुण का पता चलता है, क्वालिटीज़ का पता चलता है। सार्वनामिक में यह, मैं, तुम, हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जबकि संख्यावाचक में हमें संख्या का पता चलता है, 1, 2, 3, 4 ये हो सकती हैं। परिमाणवाचक में जहाँ पर माप और तौल की बात कही गई है तो वहाँ पर परिमाणवाचक, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बहुत के लिए परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है। अब यहाँ पर जो मुझसे शब्द है उसके लिए हमें बताना है, जो हमारा रेखांकित शब्द है मुझसे, इसके लिए हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा कारक होगा। ऑप्शन है हमारे करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और कर्म कारक। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हो जाएगा मुझसे अलग होने के लिए हमारा ये आएगा अपादान कारक। नेक्स्ट 24। निम्नलिखित में से कौन से उपसर्ग से बना हुआ शब्द है? इसमें से हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि उपसर्ग से बना हुआ है। कौन से उपसर्ग से? अ उपसर्ग से। अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? अत्याचार, अपवाद, अध्यादेश और अनाथ। तो सबसे पहले आते हैं हम अत्याचार शब्द पर। अति धनाचार, ये इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग क्या है? जो हम प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं और शब्द के प्रारंभ में जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन वो शब्द ला देता है, तो वहाँ पर उपसर्ग होता है। यानी कि प्रारंभ में हमने कौन सा शब्द ऐसा जोड़ा है जो कि उपसर्ग है। अपवाद, अपधनवाद, यहाँ पर अप हो जाएगा। अध्यादेश, अधिधनादेश, ये अध्यादेश हो जाएगा। जबकि अनाथ, अनाथ शब्द ऐसा है इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, अनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? अगर हमारी भाषा संबंधी कोई भूल है तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पाप, अपराध, त्रुटि या द्रोह। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा त्रुटि। पाप, अपराध या द्रोह नहीं होगा। भाषा संबंधी भूल के लिए त्रुटि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? नयन शब्द के लिए शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना है। नयन इसमें क्या है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें संधि कौन सी है। नयन शब्द में किस किस के मेल से हुआ है ये? न, य, नु। यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ने, धन, अन, नयन। अब इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? ए, धन, अ, इनसे मिलकर अय शब्द की उत्पत्ति होगी। तो जहाँ पर ए, आई, ओ, औ इनका मेल किसी दूसरे स्वर के साथ होता है वहाँ पर अयादि संधि होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ने, धन, अन, यानी कि ए और आई,
ओ, औ, इनकी जब मेल होता है किसी अन्य स्वर के साथ, किसी दूसरे स्वर के साथ, तो वहाँ पर अय शब्द बनता है। इसीलिए ए और अ मिलके नयन यानी कि अय शब्द की उत्पत्ति हुई है और यहाँ पर अयादि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कड़ी, सरसों, संतान या चील। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा चील, सरसों, कड़ी, ये तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि संतान ये पुल्लिंग शब्द में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम। तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है क्रिया के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इनमें हमें बताना है कि अधिकरण कारक का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। अधिकरण का अगर हम विभक्ति चिन्ह देखते हैं तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। में और पर जिस शब्द में आता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। वाहन आरूढ़ यानी कि वाहन पर आरूढ़, सत्ताधीश सत्ता के जो अधीन है, या रेखा चित्र रेखा का चित्र, और गंगा जल गंगा का जल। जबकि इनमें नहीं है वाहन आरूढ़ यानी कि वाहन पर आरूढ़, यहाँ पर हमें पर विभक्ति चिन्ह की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न शब्दों में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन ऊष्म कौन से हैं? च, छ, ज, श, स, ह, अ, ब, स या य, र, ल। ऊष्म व्यंजन ये क्या हैं हमारे? श, श, ह। ये होते हैं श, क, स, ह। ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। जबकि अगर हम य, र, ल और व की बात करते हैं तो ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4, और जबकि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या भी होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? महात्मा गांधी में अमूल्य शब्द अमूल्य गुण थे, इसके लिए अगर हम शब्द देखते हैं अमूल्य शब्द ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? हो जाएगा अमूल्य शब्द हो जाएगा विशेषण के लिए। कैसे गुण थे? अमूल्य थे। तो गुणों की विशेषता क्या है? अमूल्य होना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा विशेषण। ये थे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की हम सीरीज़ फिर से आगे लेके आते रहें और इसी तरह के क्वेश्चंस हम सेट वाइज फिर से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।